बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, इसमें सबसे बेटा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस है। ठीक है, बीइंग इन एन इंटरनेशनल स्कूल मोस्ट ऑफ अस have had to live in two different worlds। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल स्कूल्स में होते हैं तो हमें दो तरह की जिंदगियां गुजारनी पड़ती है। मोस्टली यहाँ से जो ओवरसीज पाकिस्तानी जाते हैं तो वो मोस्टली इस कल्चरल क्लैश में किसी तरह से इंट्रैप हो जाते हैं। एट स्कूल where we talk to our classmates and friends, and at home to enjoy our dinner with the family. While these two aspects of life are not mutually exclusive, they force us to adopt different mindsets. One where we speak English and appear just like the rest of our friends, and other where we do what we will under banners of tradition, culture, or overall of familiar environment. एक अब यहाँ पे देखें कि क्या होता है कि एक तरफ तो एट स्कूल जो है वो एक फॉरेन क्लासमेट्स फ्रेंड और उनके साथ वो टाइम गुजारते हैं, लेकिन होम में वो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं डिनर विद फैमिली, यानी कि दो तरह के कल्चर में वो एंट्रैप होते हैं। While these two aspects of life are not mutually exclusive, जबकि ये दो aspects of life exclusive mutually exclusive नहीं है, they force us to adopt different mindset। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो हमें डिफरेंट माइंडसेट अडॉप्ट करने पे मजबूर करती हैं। One where we speak English and appear just like the rest of our friends, and other where we do what we will under the banners of tradition, culture, or overall a familiar environment. This very much applies for Lena St. Clair, the narrative of her story, who recounts experiences of her life and the effect it has had on her family. She lives with the typical American father, always gone working, and spends most of her time with her mother, Betty St. Clair, a Chinese immigrant who spent most of her time at home. ठीक है, अब क्या होता है, ये बेसिकली तो एक अमेरिकन फादर की बेटी होती है। ठीक है, काम करती है, अपनी टाइम जो है अपनी मदर बेटी सेंट क्लेयर के साथ वो गुजारती है, जो कि एक चाइनीज इमिग्रेंट है, और जो कि ऐसी खातून है, उसकी जो बेटी क्लेयर है, उसकी माँ जो है, जो ज्यादातर वक्त अपना घर पे ही गुजारती है। ठीक है, द स्टोरी स्टार्ट्स विद एन एनेक्डोट अबाउट लीना's grandfather who sentenced a certain traitor who then returned and took her grandfather through the wall। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है, एक एनेक्डोट अबाउट लीना, एक उसके ग्रैंडफादर के एक एनेक्डोट, यानी कि उसके ग्रैंडफादर के बारे में, जो कि एक ट्रेटर कहते हैं धोखेबाज को। ठीक है, उसको सजा सुनाता है और जो कि वापस आता है और फिर जो है उसके फादर को, ग्रैंडफादर को वॉल से ले जाता है, वॉल के थ्रू। Either that or he had died a normal death with influenza as put by her father। हो सकता है कि वो जो है कोई नॉर्मल डेथ विद इन्फ्लुएंजा जो है उसकी हुई हो। While her mother remains scared throughout the entire story, it is only when they move to a new house in San Francisco Bay that Miss Saint Clair true madness can be seen। और ये क्या होता है, जब वो सैन फ्रांसिस्को बे में एक नए घर में पहुंचती है तो और भी ज्यादा उसकी मैडनेस जो है वो देखी जा सकती है। She does not at all like moving to this house which she cannot express due to her communication deficit। और वो जो है बिल्कुल पसंद नहीं करती कि वो इस घर तक जाए, which she can't express due to her communication deficit, जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई कभी अपने कम्युनिकेशन डेफिसिट की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली वो बाहर शिफ्ट हो जाती है, एक इमिग्रेंट होती है, उसको उस तरह से बात नहीं करने आती, तो वहाँ की कम्युनिटी भी उसके लिए एक बड़ी स्ट्रेंज होती है, एंड कैन ओनली ट्राई टू desperately organize the house। On the other hand, the father absolutely loves living in the house। A good contrast is established here with how the American mindset is to aim high and go up the ladder। और गुड कंट्रास्ट यहाँ पे देखा जाता है कि किस तरीके से एक अमेरिकन माइंडसेट जो है इज टू एम हाई एंड गो, के एक अमेरिकन माइंडसेट जो है
उसको अपना एम हाई रखना है और गो अप द लैडर और आगे बढ़ना है। एंड द चाइनीज वन इज टू लिव अ मॉडेस्ट लाइफ, और चाइनीज को एक मॉडेस्ट लाइफ जीनी है, कंट्रीब्यूटिंग देयर फेयर शेयर इन द सोसाइटी, और उनको भी कंट्रीब्यूट करता है अपना फेयर शेयर इन द सोसाइटी। ठीक है, अगर वो सोसाइटी में अपना फेयर शेयर नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो भी आगे नहीं जा सकेंगे उस कम्युनिटी के साथ जो कि अमेरिकन माइंडसेट के साथ जी रही है। It is in this new house that Lena begins to hear a mother and daughter fighting next door. अब ये जो नए घर में शिफ्ट होते हैं यहीं पे एक्चुअली वो मदर और डॉटर जो है वो मतलब लीना जो है वो एक मदर और डॉटर की फाइटिंग नेक्स्ट डोर सुनती है, which terrifies Lena. But the prospect of arguing in such a manner with her mother confronts her, and she begins to wish she could express her thought in this same manner and take her mother through the wall just like Teresa. अब यहाँ पे क्या होता है कि वो आर्ग्यू करती है अपनी मदर के साथ, उसके साथ कन्फ्रंट करती है और वो विश करती है कि वो भी अपनी एक्सप्रेस करे थॉट्स को सेम मैनर एंड टेक हर मदर थ्रू द वॉल जस्ट लाइक टेरेसा, और वो भी अपनी मदर को वॉल के थ्रू ले जाए जैसे कि टेरेसा ले गई है। Bearing this story in mind, we know that Lena has two different and sometimes opposing personalities, which are exposed not directly by describing Lena, but rather her parents. On one hand, while we hear little about father, we see him making different assumptions about what his wife says, with his opposition to learn Chinese. अब यहाँ पे क्या होता है, on one hand, जबकि हम बहुत कम सुनते हैं about the father, we see him making different assumptions about what his wife says. Different assumptions हम देखते हैं कि भाई उसकी बीवी क्या कहती है, with his opposition to learn Chinese. We see this in Lena as she begins to assume that her mother is acting such a way because such thing, but because of Lena's heritage, she is able to also see the meanings in something to certain degree. It can be said that while the father plays an important role, but not one that overpowers, the mother, on the other hand, remains obsessed with different meaning, superstitions, and is overall very cautionary. With this, Lena makes assumption that her mother is crazy, inheriting a key action of her father. In contrasting, what Amy Tan tries to show is how different cultures and personalities are so heavily contrasted. अब यहाँ पे क्या है, लीना assumption makes the assumption कि उसकी mother जो है वो शायद crazy है और inheriting a key action of her father, और शायद वो कोई inherit करती है key action of her father. In contrast, what Amy Tan tries to show is how different culture personalities are so heavily contrasted. और अगर हम कंट्रास्ट में देखें तो हम ये देखते हैं कि एमी 10 कैसे शो कर रही है कि डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट पर्सनालिटीज कैसे हैविली कंट्रास्ट होती हैं। दैट वन में थिंक द अदर इज क्रेजी, कि जब देखिए एक दो डिफरेंट पर्सनालिटीज होती है ना, उनकी डिफरेंट सोच होती है, तो वो दोनों एक दूसरे को बेवकूफ, पागल, क्रेजी ही समझ रही होती हैं। With more research, we know that Lena's mother is simply upholding different Chinese tradition. और अगर हम ज्यादा रिसर्च करें तो लीना की जो मदर होती है वो एक चाइनीज ट्रेडिशन जो है उसको अपहोल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, हर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाउस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ Taoist philosophical system known as Feng Shui, which emphasizes that the environment and individual should be in harmony. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि वो डिफरेंट चाइनीज ट्रेडिशंस को अपहोल्ड करती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाउस जो है वो एक गुड एग्जाम्पल है। और वो कौन सा सिस्टम है, वो टोइस्ट फिलोसॉफिकल सिस्टम है जिसको फेंग शुई कहा जाता है। ठीक है, विच एम्फसाइज के एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल जो है उनको हार्मनी में होना चाहिए। In addition to all this, she has lost largest portion of her identity in American society. और इसी में जो है वो अपनी आइडेंटिटी एक अमेरिकन सोसाइटी में लॉस्ट कर चुकी होती है, which once again creates the confrontation about the two characters. These two identities that Lena portrays are important to her character development in the course of the story. At first, we see Lena to be very curious young girl who questions just about anything that her mother tells her, inherited from her father. और at first हम क्या देखते हैं, we see Lena to be very curious young girl
जो कि क्वेश्चन करती है अबाउट एनीथिंग, कि उसकी मदर जो है उसको बताती है इनहेरिटेड फ्रॉम हर फादर. At this point in time, she remains very attached to her American identity, which makes sense, which one consider that she is not in China and only interacts with one Chinese person. Unsurprisingly, the mother is very repelled to this kind of continued questioning. और अनसरप्राइजिंगली मदर जो है वो बहुत ज्यादा रिपेल्ड होती है इस काइंड ऑफ कंटिन्यूड क्वेश्चनिंग में, एंड कंटिन्यूसली अटेम्प्ट्स टू करेक्ट हर डॉटर्स बिहेवियर. वो कंटिन्यूसली वो क्या अटेम्प्ट करती है कि वो अपनी डॉटर का बिहेवियर जो है उसको करेक्ट करे. We can see with this first story presented about her grandfather and how Lena attempts to reel out gory details of her mother. The basement, however, served as the agent of change in regard to Lena's personality. As soon as she looks down, her mother saves her and tells her that if she were to go down there, the bad man would get her. ठीक है, जब वो नीचे जाने की कोशिश करती है, नीचे देखने की कोशिश करती है, तो उसकी माँ जो है वो उसको बचाती है. ठीक है, कैसे बचाती है, वो उसको एक बताती है कि भाई तुमने नीचे नहीं जाना, नहीं तो वहां पे बैड पीपल है, बैड मैन है, वो उसको यहाँ से ले जाएगा. ऐसी euphemistically puts plant babies within her. From this point on, Lena begins to see all kinds of evil symbols for ordinary things. अब क्या होता है कि लीना जो है all kinds of symbols of ordinary evil symbols देखना शुरू कर देती है, which fits well the use of the theme of ignorance being bliss. और ये क्या है, ये कौन सी फिट करती है, कौन सी थीम को? ignorance being bliss. ठीक है, कि आप blessed तो हैं लेकिन आप ignored है. It is only with the knowledge of something that we begin to see different things. जब तक बेटा हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो हम डिफरेंट चीजें कैसे देख सकेंगे? तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप इग्नोर्ड हैं, तो आपको अपनी जिंदगी की ब्लेसिंग्स भी नजर नहीं आ सकती. आपको अपनी जिंदगी के इर्द गिर्द की जितनी भी चीजें हैं वो शायद हॉरिफाइड ही नजर आएंगी, वो अच्छी नहीं नजर आएंगी, वो आपको बुरी नजर आएंगी. By the time family has moved to the new house, Lena is strongly attached to her mother, and the American portion of the life really begins to fade out. Amy 10 creates a certain irony at this point with how Lena claims that her mother goes crazy, but she herself is the one hearing voices through the wall, going hand in hand with how two really view the world through the same lens. One understands it, the other finds it confusing. अब यहाँ पे Amy 10 जो है वो एक आयरनी क्रिएट करती है एट दिस पॉइंट विद कि किस तरीके से लीना क्लेम करती है कि उसकी मदर पागल हो चुकी है, क्रेजी हो गई है, बट शी हरसेल्फ इज द वन हियरिंग वॉइसेस थ्रू द वॉल. लेकिन वो खुद भी एक ऐसी लड़की है जो कि वॉइसेस सुन रही है थ्रू द वॉल, गोइंग हैंड इन हैंड हाउ द टू रियली व्यू द वर्ल्ड थ्रू द सेम लेंस. वो जो वॉइसेस फ्रॉम द वॉल है, लीना उसको कैसे देखती है और उसकी माँ उसको कैसे देखती है. अब यहाँ पे वो जो टू रियली वर्ल्ड व्यूज है, या मतलब दो लेंस के साथ, मतलब टू रियली व्यू द वर्ल्ड थ्रू द सेम लेंस, वन अंडरस्टैंड्स इट एंड अदर फाइंड इट कंफ्यूजिंग. अब वही वॉइसेस हैं फ्रॉम द वॉल, एक उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, एक उसको उसमें कंफ्यूज हो रहा है. तो दैट इज बेसिकली द टाइटल, जो कि हम देखते हैं कि किस तरीके से टाइटल जो है वो जस्टिफाई होता है. If I am to attach a degree of personality to this response, I must say I really enjoyed the story, seeing that I understood it almost immediately, having played a number of different RPG horror games back when I was younger, namely Mad Father, The Groupman, and some other. I could very easily identify different themes in the story. While the games were Japanese, they still are on the same Eastern philosophies we see present in the story. In the story, fear and knowledge are strongly correlated by Amy 10. इस स्टोरी के अंदर देखा जाए तो फियर और एंड नॉलेज जो है दोनों स्ट्रांगली कोरिलेटेड हुए हैं Amy 10 के थ्रू द कैरेक्टराइजेशन ऑफ बेटी एंड लीना.
On one hand, we have Betty, who is consumed by her distress in regard to the world around her, pioneering by a number of rooted superstitions she brings from her Chinese heritage. और Betty जो है, who is consumed by her distress in regard the world around her, pioneer कर रही है by a number of rooted superstitions. ठीक है, नंबर ऑफ रूटेड सुपरस्टिशंस है जो कि अपनी चाइनीज हेरिटेज से वो लेके आई है. इन दिस सेंस मिस सेंट क्लेयर मेक्स बैक हर फियर सोलली ऑन assumption. उसके जो फियर्स होते हैं वो सोनली ऑन assumptions होते हैं, assumed होते हैं भाई बस, ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी, बिकॉज वो अमेरिकन सोसाइटी को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाती ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. जब लैक ऑफ नॉलेज होता है तो आप इग्नोर्ड होते हैं, जब इग्नोर्ड होते हैं तो आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते किसी भी चीज को. ठीक है, तो किसी चीज को समझने के लिए सबसे पहले नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान, तो नीम आलिम खतरा ईमान भी होता है. तो सेम इज द केस कि अगर हमारे पास थॉरो नॉलेज नहीं होगा तो फाइनली हम, चाहे वो दुनिया का हो, चाहे अपना हो, चाहे औरों को जानना है या खुद को जानना है, तो आप कुछ भी नहीं समझ सकेंगे. आप जो है ऐसे फियर्स की दुनिया में रहना शुरू कर देंगे, बिकॉज आप आउटर वर्ल्ड को नहीं समझ सके. ठीक है, आप उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सके, आपको पता नहीं चला कि आपको सरवाइव कैसे करना है. तो भाई जब रोड पे चलते हैं या वन वे रोड पे चलते हैं तो चलते तो सारे ही हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग रूल्स तोड़ देते हैं. अगर उनको पता ना हो कि कौन सी रोड राइट की तरफ जा रही है, कौन सी रोड लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो फिर चलान तो होता है. ठीक है, तो हम इस वजह से, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज होता है, तो हम डी ट्रैक हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता और हम उस रोड पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं. सेम इज द केस विद द सोसाइटी. एक सोसाइटी में जीने के लिए आपको सबसे पहले उस सोसाइटी को समझना होता है, उस सोसाइटी का नॉलेज होना जरूरी है, उसके साथ अपने आप को अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस लेवल होना जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड है एंड वी एज अ ह्यूमन फियर व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड. ठीक है, वो अनेबल थी कि वो अपनी वर्ल्ड को समझ सके जो कि उसके इर्द गिर्द थे, और हम वी एज ह्यूमन फियर्स व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड. और हम एज अ ह्यूमन जो है, हर उस चीज से हमें खौफ आता है, हम उस चीज से डर जाते हैं जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. ऑन द अदर हैंड, लीना हैज टू फीट इन टू कल्चर. ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो लीना जो थी वो मिक्सचर थी टू कल्चर्स का, एंड कैन देयरफॉर यूजेस her observational power back the fear incited by her mother. और क्योंकि उसके पास दो कल्चर्स का नॉलेज था, इस वजह से अपनी ऑब्जर्वेशनल पावर की वजह से वो उन फियर को इनसाइट बैक करती है जो कि उसकी मदर उस तक प्रमोट करती है. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द ऑब्जर्वेशनल पावर ऑफ लीना, जिसकी वजह से वो उन फियर्स के साथ फाइट कर जाती है. In spite of this, Lena remains relatively calm throughout the story, whereas the mother goes mad, and the reader can get the overall assumption that unjustified fear will wrong us in long run. ठीक है, तो मेन जो इसकी थीम है, कल हमने थीम वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो थीम बेसिकली क्या है, लीना रिलेटिवली काम थ्रू आउट द स्टोरी रहती है, जबकि मदर जो है वो पागल हो जाती, मतलब गोज मैड obviously, and reader can get overall assumption that unjustified fear will wrong us in long run. कि unjustified fear जो होते हैं वो हमारे साथ लॉन्ग रन में गलत भी साबित हो सकते हैं. ठीक है, hope is touched upon in final act of the story. अब फाइनल जो चीज थी यहाँ पे, जो पहले तो हम fears की बात करते हैं ना, अब यहाँ पे हम होप के बारे में देखते हैं कि उम्मीद एक वाहिद चीज होती है जिसकी बेस पे इंसान जी रहा होता है. ठीक है, होप इज टच्ड अपॉन द फाइनल एक्ट ऑफ द स्टोरी विद मिस सूसी एंड टेरेसा's characters arcs. We see the two go from dysfunctional mother daughter relationship. On the other hand, वो जो voice from the wall होती है उसमें हम क्या देखते हैं,
तो उसमें हम क्या देखते हैं, वी सी द टू फ्रॉम डिसफंक्शनल मदर डॉटर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे दो तरह की डॉटर मदर रिलेशनशिप होता है, टू अ पर्टिकुलर हार्मनी एंड फैमिली एम्ब्रेसिंग। ठीक है, एक पर्टिकुलर हार्मनी और फैमिली एम्ब्रेसिंग हम उस मदर डॉटर रिलेशनशिप से देखते हैं। वी देन फाइंड अ फुल सर्कल एंडिंग, और फिर हमें क्या नजर आता है, एक फुल सर्कल एंडिंग होती है, रिकॉलिंग द ओरिजिनल एनेक्डोट विद लीनास ग्रेट ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे वो जो एनेक्डोट होता है, क्योंकि उसको ये बताया जाता है कि भाई जो लीना का ग्रैंडफादर है, क्योंकि उसने तो एक ट्रेटर को मतलब उसको सजा दी थी, तो दैट्स व्हाई वो ट्रेटर उसको ले गया। हो सकता है वो ट्रेटर मत ना लेके गया और उसकी माँ ने उसको एक गलत स्टोरी सुनाई हो, और वो उसको यही कहती है कि ये दूसरी वॉल से वो उसका ग्रैंडफादर जो है ना, उसको वो ले गया था और उसने उसको किल कर दिया था। सो उसकी जो डॉटर है, शायद उसको भी ये हक नहीं है कि वो वहां तक जाए। लेकिन अब यहाँ पे एक फुल सर्कल एंडिंग होती है, विद द ओनली डिफरेंस बीइंग द यूज ऑफ टेरेसा एंड मिस सूसी। दिस गिव लीना द इम्प्रेशन दैट नॉट ऑल इज लॉस्ट विद हर मदर। अब यहाँ पे उसको अंदाजा होता है कि भाई उसकी मदर का सब कुछ लॉस थोड़ी हुआ है, दैट शी इज एन इवन बेटर प्लेस टू ब्रिंग हर मदर थ्रू द वॉल। और वो जो है थ्रू द वॉल अपनी माँ को इससे बेहतर जगह पे लेके जा सकती है। शी इज एन इवन बेटर प्लेस टू ब्रिंग हर मदर एंड सेव हर फ्रॉम द कंप्लीट मैडनेस, और वो उसको बचा सकती है उस कंप्लीट मैडनेस से। तो एक्चुअली उन वॉइसेस फ्रॉम द वॉल वो ये लर्न करती है द रियलिटी ऑफ लाइफ, द रियलिटी ऑफ हिज ग्रैंडफादर, जो एक इल्यूजन वो उसकी माँ क्रिएट करती है, द रियलिटी ऑफ ऑल स्टोरीज जो उसकी माँ क्रिएट करती है, एंड फाइनली because she is the part of the two, she is a mixture of the two culture, that was the American and the Chinese. That's why क्योंकि उसकी एक deep observation होती है, वो उन fears को kill कर देती है, and because वो खुद kill कर देती है उन fears को, तो उसको अब ये लगता है end of the story एक hope के साथ होता है, because she has killed the fear, the madness inside her own self, that is the Lena herself, so she can bring her mother better than this place। ठीक है, वो अपनी माँ को इससे भी ज्यादा अच्छी जगह पे लेके जा सकती है, और यहाँ पे जाके वो कहानी हमारी खत्म होती है। तो अगर यहाँ पे बेटा देखें, इस क्वेश्चन के अंदर आपके इस पूरे आंसर के अंदर आपके दो क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। एक मदर डॉटर रिलेशनशिप, द क्लैश ऑफ टू कल्चर्स, एंड द वॉइसेस फ्रॉम द वॉल को अगर हम देखें तो वो क्या क्या सिंबल्स हैं और क्या क्या ऐसे चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे थीम ऑफ डेथ बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखाई जाती है, फियर बहुत ज्यादा है, इनसाइड फियर, और कल्चरल क्रैश है, मदर डॉटर रिलेशनशिप है। ये सारे बेटा इसके अंदर जो है वो दिखाए जा रहे हैं कि जो इसमें पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।